Good morning, students. Today I will further continue the revision of first chapter of history. How do we periodize? हम अवधियां कैसे तय करते हैं? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3 volume work. 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस he divided Indian history into 3 periods: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था. दिस periodization come to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया. क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? Why do we try and divide history into different periods? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristic of a time, its central features as they appear to us. इसकी भी एक वजह है. हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं. इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं. So the terms through which we periodize become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं. वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है. मिल thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे. According to his telling of history before the British come to India, इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम despot rules the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated
सोशल लाइफ। यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ब्रिटिश रूल मिल felt could civilize India to do this is was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल in fact suggest that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री British rule represented all the forces of progress and civilization। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। The period before British rule was one of darkness। Can such a conception be accepted today? अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? Did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? किसी युग का केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? To do so it to suggest that the lives and practices of the others do not really matter। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में
सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval, and modern. This division too has its problems. अंग्रेजों द्वारा सुझाव एवं वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक कालीन या आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इट इज ए periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reasons, democracy, liberty and equality. इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मेडिवल was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of the modern period of describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equally freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस धारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? औपनिवेशिक क्या होता है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश कम टू conquer the country and establish their rule, subjecting local नवाब एंड राजास। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर
अपना शासन स्थापित किया। You will see how they established control over the economy and society. आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। Collecting revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the change that come about as a consequence। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंज ब्रिटिश रूल बट अबाउट इन वैल्यू एंड टेस्ट, customs and practices when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यू विल हाउएवर फाइंड दैट all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हाउ डू वी नो, हम किस तरह जानते हैं। What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। वन इम्पोर्टेंट सोर्स is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि
चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन had to be clearly written up. उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। Once this was done, things could be properly and debated. ऐसा करने के बाद चीज़ों की अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। This conviction produced an administrative culture of memos, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। So they set up record rooms attached to all administrative institutions. लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट्स all had their record rooms. उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिनको आर्काइव बोला जाता था, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। थैंक यू।